हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @BioMed। तो जहाँ से हमने छोड़ा था टॉपिक को वहीं से उठाते हैं। जो ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट मैप दिया था फोटोसिंथेसिस का कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के हम अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ते हैं क्लास 11th में, और हायर क्लासेस में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं कि और इसमें हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। सो आज के लिए हम देखेंगे कि इसमें डेफिनेशंस क्या क्या हैं, क्यों हमारे लिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, क्या नेसेसरी एक्सपेरिमेंट हैं जो बुक में दे रखे हैं हमें, और उन एक्सपेरिमेंट से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है, क्या ज़रूरी है। ठीक है। सो उसी के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो लाइट की एनर्जी यूज़ करके खाना बना लेते हैं। ठीक है। दैट इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग, बट द प्रोसेस इटसेल्फ इज़ नॉट सिंपल एज यू कैन से। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है 1 नंबर 2 नंबर में जब आपके एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन होते हैं तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का एक ऐसा टाइप है जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म का ऐसा टाइप है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से एक बड़े मॉलिक्यूल का, तो एनाबॉलिज्म है ये। इस तरह से ये एक प्रोसेस है जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस भी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जो होता है, उसका ऑक्सीजन ले लिया जाता है और उसे रिड्यूस कर दिया जाता है बाय गिविंग इट एट द हाइड्रोजन। तो यानी इसमें हाइड्रोजन का भी कोई ना कोई सोर्स होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शनल प्रोसेस है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लाइट का यूज़ हुआ है। लाइट अंदर थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी जो है, नॉट थर्मल पावर बट थर्मल एनर्जी जो है सन की, वो यूज़ हुई है। सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको क्यों कह रहे हैं हम? फिजिकल यानी जो बाहरी तौर पे हमें दिखता है, और केमिकल बिकॉज जो अंदर केमिकल सिंथेसिस हो रहा है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जो होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस है। बाकी मैंने यहाँ पर इतना ही इसमें बता रखा है कि ये कैसी प्रोसेस है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार आता है फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फूड बन रहा है, और ये जो फूड बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है। प्लांट का स्टोर्ड शुगर क्या है? स्टार्च है। और ह्यूमन बीइंग का स्टोर्ड शुगर क्या है? जब वो इसको ऑब्टेन करते हैं हर्बीवोरस और ह्यूमन बीइंग, तो उसको वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। तो ये दोनों के दोनों स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है। ये प्लांट्स के लिए है, ये एनिमल के लिए है। तो ये फूड बनता है, प्राइमरी सोर्स है, फूड इसी से बनता है। साथ ही साथ ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में ये जनरेट करता है। तीसरा जो है वो हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताएंगे वैसे, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है उसको मेंटेन करने में काम करता है फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट जो है जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी इस्तेमाल कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को इन्वायरमेंट में बढ़ने नहीं देता। अगर आप सारे प्लांट काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना उसका एटमॉस्फेयर में है उतना ही रह जाएगा, और बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, वाइकुलर वेस्ट से, व्हीकल्स के चलने से जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट में बना रहेगा। क्योंकि हम भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सारे एनिमल भी जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन सब ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना रहता है। तो उसको रिड्यूस करने में भी कौन सी प्रोसेस काम करती है? फोटोसिंथेसिस। केवल एक यही प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। सो रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द इन्वायरमेंट, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर से शुरू होता है एक्सपेरिमेंट पार्ट। ठीक है। वैसे और भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। टू प्रूव दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये एक डायग्राम रहते हैं। हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, उस पॉटेड प्लांट के अंदर एक लीफ को ब्लैक टेप से, ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर लेते हैं, और उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में कुछ देर रहने देते हैं। और फिर जब उस लीफ को कट करके हम निकालते हैं तो उसमें हम आयोडीन डालते हैं। आयोडीन क्या है? एक स्टार्च टेस्ट दे देता है।
तो अगर वहाँ पर स्टार्च होगा पत्ती के अंदर तो वो आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, इस पर कोई टेप नहीं लगी है, यानी इसके ऊपर सनलाइट पड़ी होगी, ठीक है। तो ये ग्रीन है ये वाला पार्ट, इस पर सनलाइट पड़ी। जब इस पर जो लीफ एक्सपोज टू सनलाइट, वो वाला पार्ट जो एक्सपोज हुआ है सनलाइट का, उसमें स्टार्च फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च भी फॉर्मेशन होगा, इसीलिए उसमें आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह से स्टार्च पॉजिटिव है। लेकिन जिस पे हमने टेप लगा दी थी वहाँ पर एब्सेंस ऑफ सनलाइट रही, लीव कवर हो गई ब्लैक पेपर से, और इसीलिए कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और इसलिए वो स्टार्च नेगेटिव है, उस पर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, इवन कोई चेंज भी नहीं आएगा। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्लास 11th नहीं 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल है KOH, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, जब हम दिखाते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के अंदर, तो हम KOH यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हम KOH का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कर लिया, 10th क्लास में भी हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा है, तो उसमें हम दो अलग अलग पॉटेड प्लांट ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है, KOH सोल्यूशन जो है वो एक लीफ के साथ टाई अप कर दिया एक बीकर के अंदर, और एक लीफ जो है उसके अंदर हमने लीफ को टाई अप किया है विद द वाटर, ठीक है। सो क्योंकि ये टाई अप हो गया तो इनके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस अब हो नहीं सकता, और जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है KOH सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लेता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है यहाँ पर मेंटेन रहता है जितना भी है। तो लीफ A, ये आपकी लीफ A है, पार्ट ऑफ लीफ एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में या फ्लास्क में जो भी हम कह सकते हैं, जो इनक्लोज्ड है उसके अंदर जिसमें KOH है, KOH सॉक्ड कॉटन है या फिर KOH सोल्यूशन ही है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिस चीज़ के लिए चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद इस पत्ती को अगर एक्सपोज भी कर देंगे तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो निकल चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और एयर फर्दर एक्सचेंज करने के लिए भी नहीं है, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का इसको नहीं होगा, तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो बाद में जब हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर बट इसको प्रॉपरली नहीं किया गया है, क्योंकि फिर इसको हम एक बेल जार में करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। बट इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अगर हम इसे वाटर सोक्ड में रखते हैं, अगर ऐसे फ्लास्क में रखते हैं या ऐसे कॉटन के साथ रखते हैं जिसमें वाटर है, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको अवेलेबल है, भले ही और गैस का एक्सचेंज ना हो और एक्सेस नहीं है उन्हें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जितना था उतना तो है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सो ये मेनली यहाँ पर है KOH सोल्यूशन, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के चेक के लिए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, माइस यहाँ लिया गया है, ठीक है। सो एक बेल जार लिया गया, उसमें कैंडल रखा गया, माइस रखा गया है। कैंडल जो है, जैसे आप बेल जार लगाएंगे या वैसलीन लगाएंगे, सील कर देंगे इसको, तो जो रैट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, और कैंडल बुझ जाएगी तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा थोड़ा निकलेगा, तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो प्लांट, जब पॉटेड प्लांट यहाँ लगा देंगे, इस एक्सपेरिमेंट को अगर इस तरह से करके देखें कि यहाँ पॉटेड प्लांट भी हमने रख दिया, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ कर लेगा फोटोसिंथेसिस करने में, और रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन, जिस वजह से कैंडल भी जलती रहेगी और माइस भी जिंदा रहेगा। ये जॉन प्रिस्टले ने शो किया था कि प्लांट जो है वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, मतलब दे एड्स ऑन द ऑक्सीजन एंड टेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देन एक एक्सपेरिमेंट ये है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस तरह से रिक्वायर्ड है, वो क्या करता है। सो एक एल्गी ली गई है, क्लेडोफोरा, ओके, ग्रीन एल्गी है। सो इसके पास क्लोरोफिल A भी है, क्लोरोफिल B भी है। इसको रखा गया है इन दी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, देखिए, और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। सो वैसे क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है नहीं, इसके लिए एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट भी होता है, बट यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ये बता क्या रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम देखें, ये फिलामेंटस एल्गी है, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी, ठीक
ये इसके न्यूक्लियस है और बाकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये इसके साथ में उसके पास बैक्टीरिया आ गए हैं, कौन से, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियल सस्पेंशन, ठीक है। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियल सस्पेंशन आ गई है। तो क्लेडोफोरा जो है वो कुछ एरिया में ही ग्रो कर रही है और उसके आसपास जो है वो बैक्टीरियल सस्पेंशन भी ग्रो कर रही है, जो कि क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एरोबिक बैक्टीरिया कब काम करेंगे, कब ये रिवाइव करेंगे, तभी रिवाइव करेंगे जब ऑक्सीजन होगी। तो क्लेडोफोरा जो है जिसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों है, वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। फोटोसिंथेसाइज करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। उस ऑक्सीजन का यूज़ करके बैक्टीरिया वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन लाइट की कौन सी वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइट की वेवलेंथ यहाँ चेक की गई है। लाइट की वेवलेंथ है 400 से 700, देखिए 300 से 700 नैनोमीटर अप्रॉक्स वेवलेंथ होती है विजिबल रेज की, ठीक है, विजिबल रेज की। और हम देखें कहाँ पर हमें बैक्टीरियल रेंज ज़्यादा दिख रही है, एक तो वॉयलेट पे, एक तो रेड पे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये कॉलोनी जो है वो यहाँ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो कॉलोनी हमें ज़्यादा दिख रही है एरोबिक बैक्टीरिया की, यानी यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा है कि क्लेडोफोरा जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ द वेवलेंथ यूज़ कर रहा है और इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और इसीलिए वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस was an experiment shown by Engelmann, right? Engelmann experiment of the Cladophora. ओके, बट यहाँ पे एक और चीज़ जो मिस होती है, जो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपने आप आ गया। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो मतलब लाइट, यानी जो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है और इसे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट वाटर हो सकता है। ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही है जो रिड्यूस करेगा H2 और बाकी ऑक्सीजन निकलेगा, तो इसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स और एल्गी वो सारे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन कुछ रिडक्टिव सोर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इसको हम नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, नाम में भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, जेनिक मतलब जनरेशन, सो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। यही इन्होंने बताया है वैन नेहल ने कहा है कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, लेकिन किन के लिए, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है, ओके। सो दे हाइपोथाइज्ड, वैन नेल ने ये हाइपोथाइज किया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे उनके लिए सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन जो सोर्स रहेगा अगर वो वाटर है तो वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट फॉर क्लास 11th में जो भी एक्सपेरिमेंट इसके दिए हुए यही है, लेकिन हम और भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम रेड ड्रॉप भी देखेंगे, कहाँ पर जो है कौन सी लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ब्लू या फिर वॉयलेट लाइन या फिर रेड, ठीक है, रेड लाइट कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू।